हाँ जी बच्चों, जुड़ गए आप मेरे साथ। कॉपी पेन निकाल करके बैठे हैं। कोई भी पॉइंट होता है नया आपके लिए तो आप लोग उसे नोट करें। आज हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो नेट प्रॉफिट है। कौन सा वाला सर? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बाद की चीज़ें हैं। बाद की मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वर्किंग नोट में करा चुका हूँ आपको, ये वाला वर्किंग नोट में करा चुका हूँ। यहाँ से जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद, वो आगे की चीज़ें हमें देखनी होती हैं। आगे की चीज़ क्या है? सबसे पहले पॉइंट आ रहा है इसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सर क्या मतलब है? देखो सुनो, आपको कितने स्टेप में आंसर लाना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको स्टेप नंबर 1 लेना होगा। किसका? वर्किंग नोट का। ठीक है, वर्किंग नोट से आपकी अमाउंट कुछ निकल करके आएगी। क्या निकल करके आएगी? वो नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा। कौन सा वाला? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये वाला निकल कर आएगा। सर स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग जो आइटम्स हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं हम। बात समझना, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का हम ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों सर ऐसा क्यों करते हैं? स्टेप नंबर 2 में जरा बात देखो, इन्होंने लिखा हुआ है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या होती हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम? आपने कोई ऐसा खर्चा कर दिया जिसकी वजह से कोई अमाउंट ही बाहर नहीं गई। मीन्स ये कि आपने कोई एक्सपेंस करा, लॉस हुआ, लेकिन उसकी वजह से कोई कैश बाहर नहीं गया। ठीक है, मतलब इन काइंड कुछ चीज़ हो गई, वो तो कैश हो गया ना, नॉन कैश हो गया यहाँ पर। लाइक डेप्रिशिएशन। मैं इसका एग्जांपल, एक सेकंड में एक न्यू पेज ले लेता हूँ बिकॉज मैं इसे नहीं बिगाड़ना चाहता। समझो, नॉन कैश क्या? नॉन कैश जैसे कि डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन जब हम करते हैं तो एक एंट्री हम करा करते थे, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट। कोई भी एसेट यानी कि फर्नीचर पे लगा तो वो, बिल्डिंग पर लगा तो डेप्रिशिएशन वो, और अगर मशीन पर लगा तो वो। ठीक है ना, कभी भी कैश नहीं हम डिडक्ट होता हमारा इस कंडीशन में। मान लो 2000 रुपये का हमने डेप्रिशिएशन लगा दिया, 2000 का डेप्रिशिएट हो गई हमारी कोई भी पर्टिकुलर एसेट, तो हम 2000 रुपये का कैश हमारा बाहर नहीं जाता इस कंडीशन में। खर्चा तो हुआ है, लॉस तो हुआ है। देखो ना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट हो गया, लॉस तो हुआ है, बट नो कैश विल बी आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कैश हमारा, कोई भी छोटी सी भी अमाउंट हमारी कैश के रूप में बाहर नहीं जाएगी, इन काइंड बाहर जा रही है। देख रहे हो आप, इन काइंड हमारा लॉस हो रहा है। कैसे? अदर देन कैश की फॉर्म में। तो कुछ ऐसे आइटम्स और कुछ नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं भाई? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स समझो, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स वो आइटम्स जैसे कि जिनका कोई मतलब ही नहीं था आपके बिजनेस से। सर कैसे कह रहे हो? मैंने कहा कि लॉस हो गया ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आपने कोई फिक्स एसेट्स बेची, आपने कोई फिक्स एसेट्स बेची और उसकी वजह से लॉस हो गया। सोचो ना, क्या आपकी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है? बात सोचो जरा। मैं स्टेशनरी की शॉप चलाता हूँ, बेटा चलाता नहीं हूँ मान लेना आप लोग। मैं स्टेशनरी की शॉप चलाता हूँ। स्टेशनरी की शॉप पर मेरे पास कोई मशीन, मान लो आप, जो फोटोकॉपी की मशीन होती है, कैनन का प्रिंटर आता है बहुत बड़ा, आराम से 80,000 90,000 लाख रुपए तक की भी उसकी अमाउंट होती है। मैंने क्या करा, उसे उठाकर बेच दिया, उसकी वजह से मुझे कुछ लॉस हो गया। क्या वो मैं अपनी स्टेशनरी की शॉप पर यही काम करता हूँ? नहीं ना। तो मैंने क्या करा, एक ऐसी एक्टिविटी हुई मेरे साथ में जिसका लॉस मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करके मान लिया, यानी कि P&L में उसे मैंने डेबिट कर रखा होगा, तो मुझे उसे हटाना पड़ेगा। अब ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है आपका, और आपकी एक दो चीज़ें, खैर इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर आ जाएंगी और चीज़ें, लाइक आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, या छोड़ो बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ो, एक पॉइंट और देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करा आपने, कोई आपका ऊपर लोन चल रहा था, इंटरेस्ट आपने पेड करा। इंटरेस्ट आपने पेड करा, क्या ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से खर्चा हुआ है? सोचो जरा। कोई दूसरा बंदा एक स्टेशनरी का मेरे सामने कॉम्पिटिटर है, वो बैठा हुआ है, उसने कोई लोन वोन नहीं ले रखा, उसने कोई लोन नहीं ले रखा, मैंने लोन लिया हुआ है, तो मुझे उसकी एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की अमाउंट देनी पड़ रही है। इसने लोन नहीं लिया हुआ तो उसे इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा, तो इसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है एक तरीके से। तो इसके लिए नहीं तो मेरे लिए कैसे हो जाएगी? सोचो ना, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लोन मैंने बिजनेस को रन करने के लिए लिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा मेरा एक्सपेंस हो रहा है, बट नॉट फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ मैं कुछ ऐसा ऑपरेट नहीं कर रहा जिसकी वजह से मेरा खर्चा हो गया। सर तो फिर ऑपरेटिंग कौन सी होते हैं? ऑपरेटिंग मैं बताता हूँ आपको कौन से होते हैं। सैलरी, ये भी पेड करेगा, मैं भी पेड करूँगा। रेंट,
ये भी पेड करेगा, मैं भी पेड करूँगा। ये मेरे कुछ खर्चे ऐसे हैं, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, वाटर के एक्सपेंसेस हो गए, और कोई बिजली का बिल वगैरह, मतलब कुछ भी चीज़ें हो गई, ये मैं अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये सब चीज़ें खर्चे करता हूँ। तो ये मेरी ऑपरेटिंग आइटम्स मानी जाती हैं। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया। देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्लियर हो रही हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस और सॉरी नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में सर ये तो एक्सपेंसेस सिर्फ क्या, इनकम भी होंगी, हाँ इनकम भी होगी। इनकम कैसे होगी, रेंटल इनकम, डिविडेंड की इनकम, मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, मुझे डिविडेंड से इनकम आ गई, समझो ना, मुझे इन्वेस्टमेंट से इनकम आ गई डिविडेंड के रूप में। मैंने कोई दुकान का हिस्सा भाड़े पर उठाया हुआ था, लेट आउट किया हुआ था, मैंने क्या किया हुआ था, लेट आउट किया हुआ था, उसकी वजह से मेरी इनकम आई। किस चीज़ की इनकम आई, रेंट की इनकम आई, रेंटल इनकम मेरे को मिली। तो ये मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं है, ये मेरे बिजनेस की वजह से नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी की वजह से कोई इनकम मुझे हुई जो मैंने अपने बिजनेस के अकाउंट में ली हुई थी एक तरीके से, तो उसे मुझे हटाना पड़ता है। यानी मैं अगर कहूँ तो इनकम को माइनस करेंगे यहाँ पर, जितने भी लॉस होंगे उनको हम प्लस करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, जरा फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। तो आइटम्स टू बी एडेड, यानी कि एडजस्टमेंट जब आप करोगे, किसके लिए, नॉन कैश के लिए या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए, तो क्या क्या आइटम्स आपको ऐड करने हैं और कौन कौन से आइटम्स आपको डिडक्ट करने हैं, उसकी बात आ रही है। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे नॉन कैश वाले या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उनको आप ऐड करते हैं, ध्यान से सुनना। और नॉन ऑपरेटिंग जितनी भी आपकी इनकम्स होंगी उनको आप माइनस करते हैं, यानी कि डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से आइटम है सर वो ऐसे, सबसे पहली बात जो हम ऐड करेंगे वो करेंगे हम डेप्रिशिएशन, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया कि ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। गुडविल, ध्यान रखना, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क में कोई भी अमोर्टाइज्ड होगी वैल्यू, अगर कोई भी अमोर्टाइज्ड होगी अगर वैल्यू, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। गुडविल को हमने क्या कर दिया, एक तरीके से उसे क्षति हो गई, हमारा कुछ लॉस वॉस हो रहा है, कमी हो गई हमारी गुडविल में। पेटेंट्स की वैल्यू कम हो गई। ट्रेडमार्क में डेप्रिशिएशन नहीं बोलते, अमोर्टाइज्ड बोलते हैं, इन तीनों के लिए, ठीक है। कोई भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स हो रहा है तो उसे हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट पे हमने कोई इंटरेस्ट वगैरह पेड कर दिया, हमारा ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है इसलिए ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, या डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट हमने पेड करा, ध्यान से सुनना, या तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हो या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो, कोई इंटरेस्ट आपने पेड करा है तो आप उसे भी क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में या फॉर द कंक्लूडिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप इसे प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इसे भी। नेक्स्ट पॉइंट, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट दैट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंगे। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर ये क्या होता है अब, सुनो मेरी बात, इंक्रीज को छोड़ो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ा है, हाँ जी सर पढ़ा है। डेटर्स केस में क्या करते थे, एसेट आएगी आपके पास लिखी हुई, एसेट आएगी आपके पास लिखी हुई कुछ इस तरीके से, बैलेंस शीट देखते हो, बैलेंस शीट में डेटर्स देखते हो, माइनस हुआ हुआ रहता है PFBD, उसके बाद में यहाँ वैल्यू लिखी हुई रहती है आउटर कॉलम में, यही तो होता है। ये इनर कॉलम में कुछ और लिखा हुआ रहता है, माइनस होकर ये वैल्यू लिखी हुई होती है। ज़रूरी नहीं बैलेंस शीट में ही आए, ये चीज़ आप इधर भी लिख सकते हो, PFBD, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या प्रोविज़न फॉर DD यानी कि डाउटफुल डेट्स, आप इधर भी ले सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर इधर लेते हो तो आपको ये करंट लाइबिलिटी में ट्रीट करना पड़ेगा। करंट लाइबिलिटी वाला तरीका बाद में बताऊंगा, नीचे ही आ रहा है वो, अभी इसी वीडियो में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर करंट लाइबिलिटी आपको ट्रीट नहीं करना, आपको देखना इंक्रीज इन प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या डिक्रीज इन प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, तो आपको फिर यहीं पर उसे लेना पड़ेगा। सर कैसे लेंगे, इंक्रीज अगर होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में आप उसे प्लस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज आपने करा होगा तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है एक तरीके से। नॉन कैश कैसे है सर, अभी कुछ गया थोड़ी है, हमने प्रोविज़न ही तो बनाया है, समझो ना, कैश कहाँ गया है इसकी वजह से, मैंने कुछ प्रोविजंस बना लिए कि भाई मुझसे पैसा आ नहीं सकता, अब कुछ गया नहीं है। देखो ना, जब मैंने उसे सामान बेच दिया था एज अ कस्टमर, वो मुझसे सामान लेकर चला गया, वो मेरा डेटर बन गया, मैंने मान लिया कि वो मेरे पैसे नहीं देगा, कुछ गया थोड़ा ही ना मेरा, जब मेरा गया था स्टॉक गया था, अब नहीं जा रहा ना। तो इंक्रीज अगर होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में तो हम उसे प्लस करते हैं, लेकिन अगर डिक्रीज हो जाता है तो हम लेस में आ जाएगी ये वाला पॉइंट, फिर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस कर देंगे, क्लियर। उसके बाद लेस और क्या क्या करेंगे, इंटरेस्ट की इनकम कोई भी होगी, डिविडेंड की इनकम कोई भी होगी, रेंटल इनकम कोई भी होगी, इन तीनों को हम माइनस करेंगे। सर क्यों कर रहे हैं इन्हें माइनस, भाई अभी तो बताया था कौन सी आइटम्स हैं ये, नॉन ऑपरेटिंग है। क्या तुम्हारी मेन सोर्स की इनकम इंटरेस्ट की इनकम है, बोलो ना,
क्या ब्याज बट्टे का सट्टे का काम करते हो क्या? नहीं ना। डिविडेंड की इनकम मेन इनकम है क्या तुम्हारी? नहीं, हम तो माल बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, यानी कि सेल इज द मेन सोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेल करना, गुड्स को सेल करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन काम है, तो उससे हमारी मेन सोर्स की इनकम है, वो हमारी मेन सोर्स की इनकम है। तो बाकी तो सारी की सारी हमारी अदर इनकम हो गई एक तरीके से। अदर इनकम यानी कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया हमारे लिए। तो डिविडेंड की इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम कोई भी आपको अगर दिखे तो आपको यहाँ लेस करनी होती है इस वाले स्टेप में, यानी कि स्टेप नंबर सेकंड में आकर के। उसके बाद लॉस की हमने बात करी थी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पे। मैंने कोई फिक्स एसेट्स बेची और मुझे उसकी वजह से प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, तो मुझे वो लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर जब मैंने उसे फिक्स एसेट्स को बेचा होगा तो वो जो प्रॉफिट होगा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया होगा, तो इसलिए मुझे वो हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए उसे माइनस करेंगे। सर क्यों हटा रहे हैं? बार बार पूछ रहे हो यार इस बात को। नॉन ऑपरेटिंग आइटम है इसलिए हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद डिक्रीज की मैंने आपसे बात कर लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। सर क्या निकल के आएगा इस स्टेप को करने के बाद में? आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को ट्रीट करने के बाद में आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर वर्किंग कैपिटल रेशियो में पढ़ा था ना, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट माइनस होती हैं करंट लाइबिलिटीज़ को जब हम कर देते हैं तो वो आती है हमारी वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में चेंज करने से पहले, यानी कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ में चेंज करने से पहले जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट आता है हमारा किससे? स्टेप नंबर 2 से निकलकर। स्टेप नंबर 2 से निकलकर सर स्टेप नंबर 2 खत्म करें तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। इसमें क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ देखेंगे हम? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में। स्टेप नंबर 3 होता है हमारा, और स्टेप नंबर 3 के साथ ही हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर खत्म हो जाते हैं। क्या सर कोई और स्टेप नहीं है? है बेटा, है। रुको अभी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, खैर ये रामायण की चौपाई थी। यानी कि धैर्य इंसान को रखना चाहिए आपातकालीन स्थिति में, तो आप भी धैर्य रखें। इंक्रीज या डिक्रीज अगर करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज में होता है तो हमें स्टेप नंबर 3 में वो लेना होता है। सर क्यों ले रहे हैं हम इंक्रीज और डिक्रीज को? पहले यहाँ तक बात समझें आप। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा, वर्किंग नोट से आप प्रॉफिट लेके आए, एडजस्टमेंट करनी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए। जो भी आपके आइटम्स ऐसे थे जो नॉन कैश एक्सपेंसेस, लॉसेज, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आपके एक्सपेंस वाले थे, सबको प्लस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो या नॉन कैश की कोई इनकम हो तो आप उसे लेस करेंगे। आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि ए प्लस बी माइनस करेंगे इस वाले को, सी को, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा। हमें ऐसे वहाँ पर नहीं लिखना होता, हमें तो धुआंधाड़ करना होता है बस, ठीक है ना। पॉइंट छोड़ मत देना। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इतना खास याद रखने की जरूरत नहीं है। वहाँ ABC लिख के आओगे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सर क्या ऐड होगा? डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। खैर वो छोड़ो, इन्होंने ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्यों दिया, ये हेडिंग आपको समझने के लिए पॉइंट समझना होगा। क्या पॉइंट समझेंगे सर आप? सुनो, मुझे करंट एसेट में चेंज देखना है। हमें नहीं पता करंट एसेट में इंक्रीज डिक्रीज होगा तो कैश आएगा या जाएगा। देखते हैं सिंप्लीफाई करके। मान लो करंट एसेट में आपका प्लस हुआ और मान लो करंट एसेट में माइनस हुआ, तो ध्यान रखना कैश आपका अगर करंट एसेट में प्लस हुआ तो कैश आपका माइनस होगा। करंट एसेट अगर आपकी माइनस हुई है तो कैश आपका प्लस होगा। कैसे कह रहा हूँ मैं, बात समझो। ये कैश है और ये अदर देन कैश है। ये एसेट का मैटर कैश का है, कैश से अलग का, और ये कैश का है। सर मैं कैसे कह रहा हूँ, सुनो सर मैं कैसे कह रहा हूँ। मैंने कहा मैंने स्टॉक बेचा, मैंने स्टॉक को बेचा, मेरे पास से बेटा स्टॉक क्या होगा? चला जाएगा, हाँ या ना? ठीक है सर, बिल्कुल बात। कैश मेरे पास आ जाएगा, रिसीव्ड है, मैं ऐसे लिखता हूँ RECD करके, आ जाएगा, सही है। मेरी एक एसेट गई, ध्यान से समझना। मैंने स्टॉक इज अ करंट एसेट, पहले ही बता चुका हूँ। स्टॉक मैंने बेचा, माइनस हुआ, कैश मेरा आ गया, प्लस हुआ। एग्जैक्टली आई वांट टू से यू कि करंट एसेट में अगर माइनस होता है, मैंने पहले वाला पॉइंट बताया था, स्टॉक अगर माइनस होता है, करंट एसेट में अगर माइनस होता है तो कैश उसकी वजह से मेरा आएगा, प्लस होगा। और वाइस वर्सा कर दो यार, उल्टा कर दो इसका। कैसे कह रहा हूँ, अगर मेरा स्टॉक, छोड़ो ना स्टॉक, सर दूसरा पॉइंट लो ना, डेटर्स से मेरे पैसे आ जाएं, डेटर्स से मेरे पैसे आ जाएं, मतलब ये कि एक तरीके से आ नहीं जाएं। एक सेकंड में उसे आप इसे ऐसे समझो कि डेटर्स को, कि अगर डेटर्स मेरे बढ़ जाएंगे तो कैश मेरा घट जाएगा। क्यों सर, कैश कैसे घट गया इस कंडीशन में? मानो डेटर्स कब बढ़ते हैं? डेटर्स तब बढ़ते हैं जब हम उन्हें गुड्स सोल्ड करते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैंने क्या कर दिया, माल बेच दिया,
माल बेच दिया, किसको बेच दिया, डेटर्स को, कस्टमर को। डेटर्स मेरे इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, इसकी वजह से देखो ना मेरा माल चला गया। एक तरीके से माल में मैंने पैसा लगाया हुआ था, वो पैसा मेरा चला गया भाई, सीधी बात है। तो यहाँ पर मैं अपने कैश को माइनस मानता हूँ। कोई बात नहीं, नहीं भी आया समझ में, कोई नहीं, एक पॉइंट और समझ लेते हैं जरा, सुनो। स्टॉक परचेज करा मैंने स्टॉक परचेज करा, स्टॉक परचेज करा, आएगा पैसा? नहीं सर, जाएगा पैसा, कैश माइनस होगा यहाँ। मैंने गुड्स को परचेज करा, एंट्री क्या करते हो, मैंने गुड्स परचेज फॉर कैश, बाय कैश, गुड्स परचेज बाय कैश, कुछ भी अमाउंट मान लो आप। तो मैं एंट्री बनाता हूँ यहाँ परचेज डेबिट, परचेज यानी मेरा स्टॉक आ गया, उसको मैंने डेबिट करा टू कैश अकाउंट। तो कैश तो मेरा रिड्यूस हो रहा है ना भाई, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट अगर एसिड होती है तो माइनस होती है, एसिड अगर प्लस हो रही है यानी कि डेबिट हो रही है तो प्लस हो रही है। तो बट ऑब्वियस है यहाँ मेरा अगर स्टॉक आया प्लस हुआ तो कैश मेरा कम हुआ। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ करंट एसिड के केस में रिवर्स लेना। अगर आपकी करंट एसिड बढ़ रही हो तो कैश हमारा घटेगा, अगर हमारी करंट एसिड घट रही हो तो कैश हमारा बढ़ेगा। बस ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। सर लाइबिलिटी का क्या चक्कर है, लाइबिलिटी का सेम फ़र्क होता है, सेम मतलब लाइबिलिटी है मेरी, कौन सी वाली, करंट वाली। लाइबिलिटी खैर कोई सी भी, यहाँ करंट का मैटर है तो हमें करंट से समझाना होगा। करंट लाइबिलिटी है मेरी, ध्यान रखना। करंट लाइबिलिटी प्लस होती हैं तो कैश भी प्लस होगा, करंट लाइबिलिटी माइनस होती हैं तो कैश भी माइनस होगा। सर कैसे कह रहे हैं, समझो ना। मेरे क्रेडिटर्स से पैसे आए भाई, मुझे क्रेडिटर्स ने कुछ पैसे दिए तो मेरे लिए क्रेडिटर्स घट जाएंगे। कैसे सर, मान लो किसी के ऊपर मेरा कर्जा 10,000 रुपये था, मैंने उसे क्या करा हुआ था, माल खरीदा हुआ था 10,000 रुपये का, मेरे क्रेडिटर्स थे, मैंने उन्हें क्या कर दिया, कम कर दिया। कम मैंने कैसे कर दिया, उन्हें मैंने पैसे दे दिए, मैंने 2,000 रुपये दे दिए। कितने के रह गए, 8 के रह गए। अब भी क्रेडिटर्स 2,000 रुपये से माइनस हो गए ना क्रेडिटर्स। ध्यान से सोचो, कैश जाएगा तभी तो माइनस होंगे क्रेडिटर्स। क्यों भाई, भाई कैश मैंने माइनस करा 2,000 रुपये का, मेरे पास से कैश गया, क्रेडिटर्स भी कम हो गया। सीधी बात, सेम इफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, निकल करके क्या आ रहा है कि करंट एसिड का जब जब मैं ट्रीटमेंट करूंगा तो ध्यान करूंगा डाइवर्स वाला, रिवर्स वाला। यानी कि अगर करंट एसिड प्लस तो कैश माइनस, करंट एसिड माइनस तो कैश प्लस। बट इन द केस ऑफ करंट लाइबिलिटी या एनी लाइबिलिटी, जब जब मेरी लाइबिलिटी प्लस होगी तब तब मेरा कैश प्लस होगा, और जब जब मेरा लाइबिलिटी माइनस होगी तब तब मेरा कैश भी माइनस होगा। अब आओ जरा फॉर्मेट पे, देखूँ मैं कैसे समझ में ना आए तो मैं फॉर्मेट। अब इन्होंने कहा कि ऐड कौन सी चीज़ होगी, अब ऐड को देख लेते हैं। तो 4 पॉइंट निकल करके आएंगे ना। ऐड कब होगा, ऐड तब होगा जब कैश में कैश अगर आएगा तब ऐड होगा, तो करंट एसिड यानी माइनस होगी जब ऐड होगा, समझ रहे हो। डिक्रीज इन करंट एसिड होगा, क्या होगा यहाँ समझो, डिक्रीज इन करंट एसिड होगा तब हमारा वो माइनस हो जाएगा। करंट एसिड तो हमारा माइनस हो गया तो कैश हमारा प्लस हो गया, इसलिए इन्होंने यहाँ पर लैंग्वेज लिखी हुई है डिक्रीज इन करंट एसिड। जब जब करंट एसिड में डिक्रीज होगा तब तब कैश ऐड होगा, बात समझो। और जब जब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज होगा, करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीमेंट होगा तब तब कैश भी बढ़ेगा। मैंने तुम्हें बताया था लाइबिलिटीज का सेम इफेक्ट है और एसेट का रिवर्स इफेक्ट। तो भाई करंट एसेट में अगर डिक्रीज होता है तो कैश ऐड, यहीं आएगा पॉइंट। करंट लाइबिलिटीज में अगर इंक्रीज होता है तो भी कैश प्लस होगा, ठीक है। पहला पॉइंट समझते हैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। स्टॉक मेरा घट गया, पैसा आया होगा, स्टॉक मेरा घट गया, मैंने माल बेचा, स्टॉक मेरा घट गया, पैसा आएगा, ऐड कर लेंगे। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज़ें आती हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जितने के थे उनमें से कुछ बंदों ने मुझे पैसा दे दिया, बिल रिसीवेबल मेरे खत्म हो गए या कम हो गए तो पैसा तो आएगा, ऐड कर लूँगा मैं उसे। डिक्रीज इन एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम है, हालांकि पॉइंट थोड़ा डीप है, आप ऐसे समझो एक्रूड इनकम सुनिए या प्रीपेड एक्सपेंसेस सुना हो, दोनों ही मेरी क्या होती हैं, करंट एसेट होती हैं, दोनों ही क्या होती हैं, 11th में पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनल अकाउंट में, वहाँ पर एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनएक्रूड इनकम, इनकी सबकी हमने बातें करी हुई हैं, ठीक है ना। हालांकि मैंने 11th के लेक्चर नहीं डाले हुए अपने यूट्यूब चैनल पे, हमने करी हुई है, आपने किसी भी टीचर से पढ़े हो, कॉमन सी बातें हैं, सबको आती हैं, बेसिक है यार अकाउंट्स का ये। एक्रूड इनकम में अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरा कैश प्लस हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी एसेट होती है में मेरा डिक्रीज हो रहा है तो भी मेरा क्या हो रहा है, कैश ऐड हो रहा है। इन सारे पॉइंटों को मैं क्या कर लूँगा, ऐड। बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। ट्रेड पेबल में मेरी इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं या बिल्स पेबल बढ़ रहे हैं तो कैश भी बढ़ेगा। कैसे, मैंने उसका आपको इफेक्ट समझाया था। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी बढ़ती है, करंट वाली हो चाहे नॉन करंट हो, लाइबिलिटी मेरी बढ़ती है तो पैसा भी बढ़ेगा, कैश भी बढ़ेगा मेरे पास में, ठीक है ना। कर्जा ले लो, लोन बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा,
है ना, सीधी सी बात है। मैंने कहा बैंक वालों से भाई मुझे 5 लाख रुपए दे दो तुम लोन के रूप में, लोन मुझे दे दिया बैंक वालों ने, 5 लाख रुपए मुझे दे दिए बैंक वालों ने, कैश आ गया मेरे पास, लेकिन कर्जा भी तो आया साथ के साथ, देखो ना, तो लाइबिलिटी बढ़ी तो कैश भी बढ़ा, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा इंक्रीज, एडवांस इनकम अगर इंक्रीज होती है तो एडवांस इनकम क्या होती है भाई, लाइबिलिटी होती है। कोई तुम्हें करके चला गया, थोड़े बहुत पैसे वैसे देके चला गया कि ये तुम्हारी इनकम है, मैं बाद में आकर तुमसे हिसाब वसूल लूंगा, यानी कि मैं सर्विस वगैरह बाद में करा लूंगा, मेरी इनकम तो है लेकिन एडवांस वाली है, तो ये इनकम नहीं रह जाती है, एडवांस बन जाती है। कैसे कह रहे हो सर, एक बात बताओ, तुमने मुझे फीस दे दी 5,000 रुपये, अभी दे दो ना यार, मतलब मान लो, चलो मत दो, मान लो तुमने मुझे एडवांस फीस दे दी, कहना कि सर मैं अगले 5 महीने तक अब पढ़ता रहूँगा, 1,000 रुपीज़ पर मंथ आप मेरे से फीस ले लो। ठीक है, मैंने ले ली, क्या मैंने वो एक्चुअल इनकम कमा ली है अभी, समझो ना, आई हैव नॉट वर्कड फॉर डैट यार, मैंने उसके लिए काम ही नहीं किया अभी, तो वो मेरी इनकम नहीं, वो मेरे लिए लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगी। क्योंकि आप कहने लगे कल को सर मैं तो नहीं पढ़ रहा आपसे, मेरी फीस वापस कर दो, तो भाई मुझे वो फीस वापस करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ टीचर्स होते हैं नहीं करते वो फीस पेड, लेकिन करनी तो पड़ेगी ना, एड्स एन ऑब्लिगेशन वाली बात आ जाएगी, भाई लाइबल हूँ मैं पे करने के लिए, अब उसे मुझे देनी चाहिए वो, तो तब तक मेरे लिए, जब तक मैं उस इनकम को एक्चुअली अर्न ना कर लूँ, कमा ना लूँ, तब तक ऐसी इनकम जो एडवांस में मुझे मिल जाती हैं, वो कौन सी इनकम होती है बेटा, हाँ लाइबिलिटीज समझी जाती हैं, एडवांस इनकम। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। लेस क्या क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट, यदि कोई करंट एसेट में इंक्रीमेंट होगा तो उसे माइनस में ले आएंगे। माइनस में क्यों ले आएंगे बताया हुआ है, इन्वेंटरीज में अगर इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक मेरा बढ़ा है तो कैश मेरा क्या होगा, क्यों, स्टॉक मेरा कब बढ़ेगा, जब मैं परचेस करूंगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, कैश मेरा माइनस होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, चारों पॉइंट वही हैं ऊपर वाले। चेंज क्या आ रहा है, ऊपर डिक्रीज था, यहाँ इंक्रीज है, बस इंक्रीज इन करंट एसेट लेस कर देंगे, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज लेस कर देंगे, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज में डिक्रीज होगा, माइनस होगा, तो कैश भी माइनस होगा, बताया हुआ है। तो भैया डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एडवांस इनकम, कुछ भी हो जाए, यानी कि ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स और बीपी को कहते हैं, पता ही है, इसमें अगर डिक्रीज हो जाए तो मेरा कैश भी डिक्रीज होगा, कैश भी मेरा माइनस होगा। इतना काम करने के बाद अभी सुन लेना, अभी मैटर ख़त्म नहीं हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम है इसका, चैप्टर तो बड़ा मज़ेदार है, लेकिन भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं। सुनो मेरी बात, क्या निकल करके आएगा सर, कैश जनरेट होगा फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या लिखते हैं इसे, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये सारा काम करने के बाद नेट प्रॉफिट रखा, एडजस्टमेंट करी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए, जो भी ऐड लेस करना है, उसके बाद में करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के लिए हमने एडजस्टमेंट करी, जो निकल करके आएगा, क्या आएगा निकल करके, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सर क्या कुछ करना होगा उसके बाद, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए भी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट जो होंगे उनको एडजस्ट करो, आंसर ले आओ, बस 4 स्टेप आपको करने हैं, आपका आंसर आ जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। हमारा जब कैश आ जाएगा, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, तो उसमें से हम लेस कर देते हैं इनकम टैक्स को, जो हमने पेड किया होता है। ध्यान से देखो, इनकम टैक्स जो हम लेस करेंगे वो पेड वाला करेंगे, नेट ऑफ टैक्स रिफंड। इसका क्या चक्कर है बताऊंगा अभी आगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आएगा समझ में। इनकम टैक्स हमने जो पेड करा है ड्यूरिंग द ईयर, फॉर करंट ईयर, आप ऐसे कह लो, या हमने बस करंट ईयर में जो पेड करा है, ये छोड़ दो कब के लिए करा है, करंट ईयर में जो हमने पेड करा है इनकम टैक्स वो हम लेस कर देंगे, और तब आ जाएगा हमारा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यदि कोई है तो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर क्वेश्चन में है तो, कोई फ्लूड वगैरह हो गई, मतलब अर्थक्वेक वगैरह हो गया, ये ऐसे कुछ करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं तो ये वाला पॉइंट, नहीं है तो फिर यहीं लिख देंगे हम डायरेक्ट, क्या, कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यूज्ड इन कब लिखते हैं, यूज्ड इन तब लिखते हैं जब बैलेंस हमारा माइनस में आ रहा हो, और प्लस वाले फॉर केस में, यानी कि जब ज़्यादा प्रॉफिट में, यानी कि आप कह सकते हो पॉजिटिव में आ रही हो वैल्यू, तब हम कैश फ्लो लिख देते हैं। ठीक है, कैश फ्लो का मतलब पॉजिटिव आ रही हो हमारी फिगर, यूज्ड इन का मतलब माइनस में आ रही हो हमारी फिगर। कब, उससे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी हमें प्लस माइनस करने होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कोई होगा इनकम का तो उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे, लॉस होगा तो हम उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की वजह से हमारा कोई कैश गया होगा तो माइनस, कैश आया होगा तो प्लस, कर लेंगे इतना काम, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे अगली क्लास में किसी एक क्वेश्चन की, तब जा करके आपको समझ में आएगा मैटर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश कैसे निकलता है। ठीक है गाइज, चलिए थैंक यू, आप लोग मेरे साथ बने रहे एंड तक, जो भी बच्चे मतलब एंड तक आ पाएंगे, क्योंकि देखो हो जाता है कभी कभी की थ्योरी है तो बोरिंग आपको फील हो रहा हो, लेकिन ध्यान रखना मेरी बात, आप लाइफ में अगर कोई भी चैप्टर आपने थ्योरी जिसकी मजबूत कर ली ना, गारंटी से कह सकते हो न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है फिर, वरना न्यूमेरिकल में लजते हुए रह जाओगे। एक एक पॉइंट आपके अगर क्लियर नहीं है तो भाई देखो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। और भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट तो 8 मार्क्स का है, ध्यान से सुनो, 8 नंबर हैं, देखे जाएगा ही जाएगा, 8 मार्क्स भाई सब थोड़े नहीं होते हैं।
पास फेल का चक्कर हो जाता है, परसेंटेज बन जाती है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें अगर आपको वीडियोज़ में कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो। चलिए गाइस, थैंक यू।